हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम कर रहे हैं एड्यूटेरिया का करंट अफेयर है ये है आपका 70th बीपीएससी के लिए। इसमें दे रखा है घटनाक्रम 16 से 30 अप्रैल के बीच का, इसको हम कवर करेंगे। हर 15 दिन पे ये करंट अफेयर निकाला जाता है एड्यूटेरिया द्वारा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो इसे हम ध्यान से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि करंट कॉन्सेप्ट में पहला टॉपिक क्या है। उसमें हम देखेंगे तो सक्षम ऐप दे रखा है हमारा। सक्षम ऐप के बारे में हम बात करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए सक्षम ऐप जारी किया है। तो सक्षम ऐप किसके लिए जारी किया गया है? दिव्यांग मतदाताओं के लिए। किसने जारी किया है? निर्वाचन आयोग ने। भारत का चुनाव आयोग विकलांग लोगों को अनुकूलित सेवाएं प्रदान करके मतदाता पहचान और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में काम कर रहा है। आगे हम इसकी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो हम प्रक्रिया में देखेंगे कि क्या दे रखा है। सबसे पहले किसी भी चुनावी सेवा का अनुरोध करने के लिए पहली बार मतदाताओं को अपने राज्य, जिला और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ नाम, पता और मोबाइल नंबर का खुलासा करना होगा, जबकि पंजीकृत मतदाताओं को अपनी ईपीआईसी नंबर प्रदान करना होगा। आगे हम देखते हैं कि इसके पश्चात एक बूथ स्तरीय अधिकारी अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए उसके घर जाएगा। सक्षम एवं दिव्यांगजनों को मतदान के दिन व्हील चेयर के लिए अनुरोध करने की सुविधा के साथ ही पंजीकरण करने, अपने मतदान केंद्र ढूंढने, वोट डालने आदि सुविधाएं प्रदान करता है। इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। तो मुख्य विशेषताएं इसकी हैं कि आवाज़ सहायता, मतलब कि ऐसे ऐप जो है उन दिव्यांगों के लिए आवाज़ सहायता प्रदान करेगा जो दृष्टिबाधित हैं। टेक्स्ट टू स्पीच है कि ऐप उन दिव्यांगों के लिए टेक्स्ट टू स्पीच प्रदान करेगा जो सुनने में अक्षम है। और तीसरा हम देखेंगे कि एक्सेसिबिलिटी विशेषताएं हैं। तो एक्सेसिबिलिटी विशेषताओं में हम देखेंगे कि ऐप में कई एक्सेसिबिलिटी विशेषताएं हैं, जैसे बड़े फॉन्ट, उच्च कंट्रास्ट रंग, जिससे दिव्यांगजनों के लिए इसका उपयोग करना आसान हो जाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि मतदान केंद्रों पर जानकारी प्रदान करता है, जिसमें मतदान केंद्र का स्थान, मतदान केंद्र पर उपलब्ध पहुंच सुविधाएं और मतदान अधिकारियों से संपर्क का विवरण शामिल होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं इसका। अगले पॉइंट में है शिकायतों के बारे में देखेंगे कि इस ऐप के माध्यम से जो दिव्यांगजन है वो चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के दौरान आने वाली किसी भी समस्या के बारे में शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है यह ऐप। आगे हम देखेंगे कि अगला पॉइंट है हमारा कि सक्षम ऐप का महत्व क्या है। सक्षम ऐप का जो महत्व है वो है कि दिव्यांगजनों के लिए चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने में एक मूल्यवान उपकरण है ये। वोट प्रतिशत में वृद्धि, आम चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण है ये। समानता और लोकप्रियता की अगर हम बात करें तो समानता और लोकप्रियता मूल्य के अनुरूप है, जो संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है। क्या है कि दिव्यांगजनों को सुविधा प्रदान कर यह प्रयास समानता को धरातल पर लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है तथा संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों के भी अनुरूप है। अगला घटनाक्रम हम देखेंगे। अगला घटनाक्रम है हमारा जीएसटी है। जीएसटी नहीं, भारत का वस्तु निर्यात नई ऊंचाई पर। तो भारत का वस्तु निर्यात नई ऊंचाई पर दे रखा है। तो इसमें हम देखेंगे कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष में भारत की कुल निर्यात रिकॉर्ड 776.68 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। तो भारत का कुल निर्यात जो है कहाँ तक पहुंच गया है, वो 776.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। आगे इसके मुख्य बिंदु की हम बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 मार्च 2024 के दौरान 41.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चालू वित्तीय वर्ष के उच्चतम मासिक माल निर्यात के साथ समाप्त हुआ। कितने बिलियन डॉलर? 41.68। गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न आभूषण निर्यात वित्तीय वर्ष 2022-23 में 315.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि 1.45% से बढ़ करके 2023-24 में 320 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक है, क्या हो गया इसमें? तो इसमें है कि गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न आभूषण निर्यात जो है वो 2022-23 की तुलना में 1.45% से बढ़ करके 2023-24 में 320 हो गया है। 2022-23 में कितना था? 315 था, 315.64 बिलियन डॉलर, और 2022-23 में हो गया 320.21 बिलियन डॉलर। आगे हम अगला बिंदु देखेंगे इसमें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में माल निर्यात वृद्धि के मुख्य कारकों में इलेक्ट्रॉनिक सामान, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान, लौ वायर्स, कॉटन यार्न फैब्स, मेडअप, हथकरघा उत्पाद, सिरेमिक उत्पाद और कांच के बर्तन आदि शामिल हैं। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात वित्तीय वर्ष 2023-24 में 29.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात कितना हो गया है? 29.12 बिलियन डॉलर हो गया है। कितना? 2023-24 में। हम देखेंगे कि यहाँ पे वित्तीय वर्ष, ये ग्राफ दे रखा है हमें। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 23.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है निर्यात। तो
ये मार्च अप्रैल में कितना हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है कि मार्च से अप्रैल 2022-23 का कितना है, एक्सपोर्ट कितना हुआ है 776.40, और अप्रैल टू मार्च में जो 2023-24 का है वो उसमें कितना हुआ है 776.68 एक्सपोर्ट हुआ है। ये वाला डेटा हमारा इंपोर्ट का दे रखा है जो ऑरेंज कलर है, तो इंपोर्ट कितना हो रखा है, लगभग 900 के आसपास इंपोर्ट हो रखा है 2022-23 में। और 2023-24 में इंपोर्ट क्या है, 2023-24 में इंपोर्ट जो हमारा ये लगभग 850 से ऊपर हो रखा है। तो आगे हम देखेंगे अगला घटनाक्रम, अगला बिंदु इसका देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि दवाओं और फार्मास्यूटिकल के निर्यात वित्तीय वर्ष 2023-24 में 27.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25.39 बिलियन डॉलर था, मतलब ये भी बढ़ा है। इंजीनियरिंग सामान निर्यात में क्या हुआ है कि 2023-24 में 109.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ है। कृषि वस्तुओं के निर्यात की बात करें, यानी तंबाकू, फल, सब्जियां, मांस, पोल्ट्री उत्पाद, मसाले, अनाज, विविध प्रसंस्कृत वस्तुएं, तिलहन, ऑयल मिल्स, वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है, मतलब कृषि वस्तुओं में भी वृद्धि दर्ज की गई है। चिंताओं की बात कर लेते हैं हम, तो इसमें चिंताएं क्या थी कि मार्च 2024 में भारत कुल निर्यात माल सेवाएं 7.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो मार्च 2023 की तुलना में -3.01% ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। ये अगर कुल निर्यात की बात करें ओवरऑल, तो हमारा क्या हुआ है कि ये -3.01% ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। सेवाओं में भारत के निर्यात में विस्तार और आयात में संकुचन देखा गया है। कि सेवाओं की बात करें हम, सेवा सेक्टर में, तो इसमें माल और सेवाओं में कुल मिलाकर के जो था वो ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई है, लेकिन अगर हम केवल सेवा सेक्टर की बात करें तो इसमें क्या है, विस्तार हुआ है, और आयात में अगर हम देखेंगे तो संकुचन देखा गया है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 मार्च अप्रैल में भारत के व्यापार घाटे में काफी सुधार देखा गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल व्यापार घाटा 78.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 अप्रैल मार्च के दौरान 121.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा हुआ था, जिसमें 35.77 गिरावट दर्ज किया गया है। आगे हम देखते हैं अगला घटनाक्रम। अगला घटनाक्रम है हमारा एशियाई डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2024। तो एशियाई डेवलपमेंट जो आउटलुक रिपोर्ट है कि कौन जारी करता है, एडीबी द्वारा जारी किया जाता है। एडीबी ने एशियाई आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी किया है। इस रिपोर्ट में भारत की जीडीपी में वृद्धि का अनुमान पहले 6.7 से बढ़कर 7% कर दिया गया है। कब? चालू वित्त वर्ष में। चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। पहले इन्होंने किया था कि 6.7% रहेगा, लेकिन अभी क्या है, ये 7% कर दिया गया है। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि भारत की जीडीपी वृद्धि का मुख्य कारण हम देखेंगे। मुख्य कारण क्या रहा है, तो पहला है इसमें विनिर्माण और सेवाओं में मजबूत गति के साथ वित्त वर्ष 2023 में अर्थव्यवस्था को मजबूती से वृद्धि हुई है। किसमें? विनिर्माण और सेवा सेक्टर में गति के साथ अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। और सामान्य मानसून की उम्मीद, मुद्रास्फीति के दबाव में कमी, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में निरंतर गति के कारण चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7% रहने की अनुमान है। आगे हम देखेंगे कि बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने और एक सक्षम व्यावसायिक वातावरण प्रदान करने के सरकारी प्रयासों से विनिर्माण प्रतिस्पर्धा बढ़ने और भविष्य के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। निवेश और उपभोग मांग दोनों से 2024 से 25 में भारत की आर्थिक वृद्धि को गति मिलने की उम्मीद है। आगे हम देखेंगे कि वर्ष 2024 के लिए एशिया की जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान 4.9% है। वर्ष 2025 के लिए भी इसी तरह का अनुमान रखा गया है, मतलब 2024-25 के लिए लगभग 4.9% से बढ़ने का अनुमान है इसकी एशिया की जीडीपी। आगे हम देखेंगे कि एडीबी क्या है, एशियाई विकास बैंक क्या है। तो ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1966 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। एडीबी नीतिगत संवादों को सुविधाजनक बनाने और सलाहकार सेवाएं प्रदान करने और सह वित्त पोषण कार्यों के माध्यम से वित्तीय संसाधन जुटाकर अपनी सहायता के विकास के प्रभाव को अधिकतम करता है। आगे हम देखेंगे कि 1966 में अपनी स्थापना के समय 31 सदस्यों से एडीबी बढ़कर 68 सदस्य हो गया। कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो 31 सदस्य थे, अभी कितने हो गए, 68 हो गए हैं, जिनमें से 49 सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र से, जबकि 19 बाहरी सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। तो एडीबी का मुख्यालय मनीला में है। गठन कब हुआ? 1966 में। पहले इसके कितने सदस्य थे? 31 थे गठन के समय, स्थापना के समय। अभी कितने हो गए? 68 हो गए हैं, जिसमें से 49 एशिया के और प्रशांत क्षेत्र के हैं, 19 बाहरी सदस्य हैं। एडीबी के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान, इक्विटी, निवेश प्रदान करने और सदस्यों की भागीदारी में सहायता करता है। आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। अगला पॉइंट है ब्रह्मोस मिसाइल।
ब्रह्मोस मिसाइल की हम बात करेंगे तो हाल ही में भारत ने 2022 में हस्ताक्षरित 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे के रूप में फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सौंपी है। इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो इस मिसाइल की मारक क्षमता जो है वो करीब 290 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 290 किलोमीटर है। कितने बिलियन डॉलर का ये हुआ है? 375 मिलियन डॉलर का हुआ है ये सौदा। और किस देश से हुआ है? फिलीपीन से हुआ है। 2022 में भारत देने की इसको बात किया था। आगे हम देखेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनो स्ट्रोएनिया का एक संयुक्त उद्यम है। ब्रह्मोस नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदी के संयोजन से लिया गया है। यह रूसी P-800 ओनिक्स मिसाइल जो है उसी पर आधारित है। आगे हम देखेंगे कि यह वर्तमान में संचालित दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जो मैक 2.8 से 3 तक की गति पहुंचने में सक्षम है। इसके 2 चरण हैं। पहला चरण क्या है? पहला चरण है एक ठोस ईंधन रॉकेट बूस्टर। द्वितीय चरण इसका ये है कि तरल ईंधन रैमजेट। पहले चरण में ठोस ईंधन होता है, दूसरे में तरल ईंधन रैमजेट होता है। इस अगला पॉइंट हम इसका देखते हैं कि यह 200 से 300 किलोग्राम तक का हथियार ले जाने में सक्षम है। तो 200 से 300 किलोग्राम अगर हथियार इसमें रखा जा सकता है तो ये ले जाने में सक्षम है। महत्व की बात कर ले तो रणनीतिक महत्व इसका क्या है कि फिलीपींस और चीन के विवाद के बीच दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के कारण यह फिलीपीन सशस्त्र बलों के रक्षात्मक क्षमताओं की वृद्धि की संभावना है। रक्षा निर्यात की बात करें तो इंडोनेशिया, थाईलैंड सहित कई देशों ने ब्रह्मोस सिस्टम खरीदने की रुचि व्यक्त की है। यह कदम भारत के रक्षा निर्यात वृद्धि में महत्वपूर्ण कदम है। द्विपक्षीय संबंधों की अगर हम बात कर लें तो द्विपक्षीय संबंधों में हम देखेंगे कि यह समझौता इस बात को अभिव्यक्त करता है कि भारत फिलीपीन संबंध मजबूती से विकसित हो रहा है और अन्य क्षेत्रों में भविष्य के प्रयासों की नींव बनेगा। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि प्रभावशीलता इसकी क्या रहेगी। इसकी प्रभावशीलता है कि ब्रह्मोस एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है जो जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है तथा इसकी सटीकता के साथ बहुक्षमता वाली मिसाइल है जो मौसम की स्थिति के बावजूद दिन और रात दोनों समय में काम करती है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है इसका अगला घटनाक्रम। इंडिया पोस्ट ने अंटार्कटिका में तीसरा डाकघर खोला। ठीक है, अंटार्कटिका में तीसरा डाकघर खोलने वाला इंडिया पोस्ट बन गया है। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में डाक सेवा आयोग ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR के सहयोग से अंटार्कटिका में भारत स्टेशन के एक नए शाखा डाकघर का उद्घाटन किया है। इसकी विशेषताओं की बात कर लें हम तो मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है। 4 दशक बाद जो है अंटार्कटिका के लिए आने वाले पत्रों में अब एक नया पिन कोड MH1718 होगा। अंटार्कटिका में डाकघर के लिए आने वाले पत्र गोवा में भारत के ध्रुवीय अभियानों के लिए नोडल एजेंसी राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान को भेजे जाते हैं। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1948 में अंटार्कटिका में भारत की पहली चढ़ाई के तुरंत बाद बर्फीले महाद्वीप में इसका पहला डाकघर दक्षिणी गंगोत्री में स्थापित किया गया जो देश का पहला वैज्ञानिक आधार है। ठीक है, तो पहला 1984 में खोला गया, क्या था? दक्षिणी गंगोत्री। दूसरे की हम आगे बात करें तो दक्षिणी गंगोत्री जो है 1988 से 89 में बर्फ में डूब गया था और बाद में इसे निष्क्रिय कर दिया गया। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है कि 26 जनवरी 1990 को अंटार्कटिका में भारत में मैत्री अनुसंधान केंद्र का एक डाकघर शाखा स्थापित किया गया था। कब? 26 जनवरी 1990 को। अगला पॉइंट है हमारा कि भारती जो है वह 2012 में भारत का नवीनतम अनुसंधान स्टेशन है। इसका निर्माण शोधकर्ताओं के खराब मौसम के बावजूद सुरक्षित रूप से कार्य करने में सहायता हेतु किया गया था। तो हम देखेंगे कि सबसे नया जो नवीनतम इसका शोध संस्थान है ये कौन सी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है भारती। इसके पहले क्या था? मैत्री था। और सबसे पहले क्या था? दक्षिणी गंगोत्री था। तो दक्षिणी गंगोत्री था। दक्षिणी गंगोत्री, तो दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये 3 संस्थान है जिसमें से दक्षिणी गंगोत्री डूब चुका है, मैत्री और भारती अभी कार्यरत है। आगे हम देखेंगे भारतीय वर्ग महत्व की बात करें तो महत्व में इसके क्या है। रणनीतिक उपस्थिति की बात करें तो अंटार्कटिक में भारतीय डाकघर की अस्तित्व एक रणनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करता है। भारत के पास अंटार्कटिक महाद्वीप पर स्वयं को स्थापित करने के लिए यह एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। वैज्ञानिक अन्वेषण की बात करें तो वैज्ञानिक अन्वेषण जो है एक अन्वेषण एवं पर्यावरण के नेतृत्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। शांतिपूर्ण अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अंटार्कटिक संधि द्वारा शासित अंटार्कटिका एक विशेष अवसर प्रस्तुत करता है। हम देखेंगे कि अंटार्कटिक संधि क्या है। अंटार्कटिक संधि की बात करें तो अंटार्कटिक संधि यह अंटार्कटिक राज्यों के बीच संबंधों को विनियमित करने के लिए व्यवस्थाओं का सम्मिश्रण है। ये समझौते कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और अंटार्कटिक की अद्वितीय भौगोलिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक विशेषताओं के लिए बनाए गए हैं। इस क्षेत्र के लिए एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय शासन ढांचा तैयार करते हैं। अगला घटनाक्रम है हमारा ICDRI
ICDRI का छठा सम्मेलन हुआ है, ये 6th सम्मेलन हुआ है ICDRI का। भारत के प्रधानमंत्री ने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे 2024 पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। इसका विषय, इसका थीम क्या है कि अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें, इसका थीम है। इसका है ICDRI। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट। सम्मेलन की मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे तो सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं क्या है? यह 2 दिवसीय हाइब्रिड सम्मेलन में सरकारों ने वैश्विक बुनियादी ढांचा समुदाय, बहुपक्षीय विकास बैंकों और निजी क्षेत्र के आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक और निजी निवेश जुटाने के लिए विचारों को क्रियान्वित करने के लिए रोड मैप पर सहमत हुए हैं। ICDRI के माध्यम से गठबंधन का लक्ष्य है। तो गठबंधन के लक्ष्य में हम देखेंगे कि निर्णय लेने वालों और प्रभावित करने वालों को मिलकर साझा चुनौतियों का पता लगाने और सहयोग के लिए प्राथमिकता के क्षेत्रों को पहचान करने के लिए एक मंच प्रदान करके कार्यवाही प्रारंभ उत्पन्न करना है, नई साझेदारियां बनाना है और अभ्यास का प्रदर्शन तथा गठबंधन का विस्तार करना है। आगे देखेंगे कि CDRI के बारे में हम बात करेंगे तो ये CDRI क्या है? ये स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, कार्यक्रम, बहुपक्षीय विकास बैंकों, वित्त पोषण तंत्र, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं की वैश्विक साझेदारी शामिल है। आगे हम देखेंगे कि इसमें क्या है कि CDRI जो है उसको 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के बाद भारत की दूसरी प्रमुख वैश्विक पहल है। तो ये ISA के बाद दूसरी प्रमुख वैश्विक पहल है। इसका जो ये कब लॉन्च किया गया? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया 2019 में। किसको? CDRI को। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है हमारा कि इसके सदस्य देश कितने हैं। CDRI में 39 सदस्य हैं। सदस्य देश 39 हैं, 39 एंड 7 संगठन सचिवालय इसका नई दिल्ली में है। भारत के लिए महत्व की बात करें तो CDRI भारत के जलवायु कार्यवाही आपदा प्रबंधन में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आगे हम देखेंगे कि ये भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है और आपदा जोखिम को कमी, सतत विकास लक्ष्य, जलवायु समझौते के बीच तालमेल, टिकाऊ और समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। विकासशील देशों की बात करें तो विकासशील देशों और छोटे द्वीप राष्ट्रों को अक्सर आपदाओं का अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है, जिससे इन क्षेत्रों में लचीली बुनियादी ढांचे में निवेश होगा और कमजोर समुदायों को सुरक्षा हो पाएगी। वैश्विक वित्तीय स्थिरता की बात करें हम इसमें तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी किया है। इसमें क्या है कि IMF ने द लास्ट माइल वित्तीय कमजोरियों और जोखिम पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2024 जारी किया है। रिपोर्ट में लगातार उच्च मुद्रास्फीति, अनियमित ऋण बाजार में बढ़ते ऋण और वित्तीय संस्थाओं को लक्षित करने और बढ़ते साइबर हमलों से उत्पन्न वैश्विक वित्तीय प्रणाली के जोखिम के बारे में आगाह करती है। रिपोर्ट की विशेषताओं की हम बात करें तो IMF ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया और यूक्रेन में चल रहे युद्ध जैसे भू-राजनीतिक जोखिम कुल आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं और कीमतें बढ़ सकती हैं। यह केंद्रीय बैंकों को निकट भविष्य की दरें कम करने से रोकता है। IMF उच्च मुद्रास्फीति के नियंत्रण के संबंध में निवेशकों की ओर से अवास्तविक और आशावादी उम्मीदों की चेतावनी देता है। निजी ऋण बाजार अनियंत्रित रूप से विकसित हुआ है और यह विश्व स्तर में $2.1 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। निजी ऋण व्यापार कितना? $2.1 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। आगे हम देखेंगे अगला घटनाक्रम। अच्छा, भारत के लिए निहितार्थ देख लेते हैं। इसमें हम भारत के लिए निहितार्थ क्या है? 2023 में अमेरिका के बाद भारत विदेशी पूंजी का दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। तो विदेशी पूंजी सबसे ज़्यादा अमेरिका के बाद अगर प्राप्तकर्ता कोई देश है तो वो भारत है। ऐसे में यदि पश्चिमी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों की दीर्घावधि और उच्च स्तर पर बनाए रखने का संकेत देते हैं तो निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों में पैसा निकाल सकते हैं और उनकी मुद्राओं पर दबाव बढ़ सकता है। आगे हम देखेंगे कि ऐसी परिदृश्य में RBI द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने के लिए तरलता पर अंकुश लगाकर रुपए की रक्षा करने की संभावना है, जिससे अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की हम बात करें तो वित्तीय GFSR, तो GFSR की बात हम करें तो इसमें हम देखेंगे कि GFSR जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है और वैश्विक वित्तीय बाजारों और उभरते बाजार वित्त पोषण की स्थिरता का आकलन करती है। इसे प्रतिवर्ष 2 बार अप्रैल से अक्टूबर में जारी किया जाता है। IMF विश्व आर्थिक आउटलुक द्वारा उजागर किए गए आर्थिक असंतुलन को वित्तीय प्रभाव से उजागर करती है। हम देखेंगे कि खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट, तो खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट की हम बात करें तो हाल ही में जारी खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट GRFC से पता चला है कि 2023 में 59 देशों में लगभग 282 मिलियन लोगों को उच्च स्तर की तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा है, जिसमें मौसम खाद्य संकट का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है।
आगे हम देखेंगे कि विशेषताओं की बात करें इसमें, तो खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा नेटवर्क जो है वो मतलब कि FSIN द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। तो इसे जारी कौन कर सकता है? खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो खाद्य सुरक्षा कौन जारी करता है इसे? FSIN मतलब कि खाद्य सुरक्षा नेटवर्क। इसमें हम देखेंगे कि और ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, मतलब ये दो चीज़ों के द्वारा लॉन्च किया जाता है। खाद्य सुरक्षा नेटवर्क प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसमें हम देखेंगे कि 2023 जो है वो तीव्र असुरक्षा से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि में लगातार 5वां वर्ष है। और दुनिया भर में खाद्य संकट बढ़ने के पीछे तीन मुख्य कारकों की बात की गई है। जिसमें क्या है कि संघर्ष, चरम मौसमी घटनाओं और आर्थिक झटकों की पहचान की गई है। 2023 में जो है कि संघर्ष विशेष रूप से फिलिस्तीन, गाजा पट्टी और सूडान जैसे हॉट स्पॉट खाद्य संकट का प्राथमिक चालक बन गया है, जिससे 135 मिलियन लोग सीधे प्रभावित हुए हैं। आगे देखेंगे हम अगला पॉइंट इसका अगला पॉइंट है कि 2023 में दुनिया के सबसे बड़े खाद्य संकट वाले 10 देशों में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, नाइजीरिया, सूडान, अफगानिस्तान, इथियोपिया, यमन, सीरिया, अरब गणराज्य, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार थे, जिसमें सबसे ज़्यादा खाद्य संकट देखा गया। खाद्य संकट के संचालक की बात करें तो संघर्ष और असुरक्षा, बढ़ता संघर्ष 135 मिलियन से अधिक लोगों के जीवन को कमजोर कर रहा है। मुख्य रूप से लंबे समय तक चल रहे युद्धों के परिणाम स्वरूप सूडान में सबसे बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है। चरम मौसमी घटनाओं की बात करें तो चरम मौसमी घटनाएं 18 ऐसे देश हैं जहां 77 मिलियन लोग रेड अलर्ट दिया गया था और वे पहले ही चरम मौसम की स्थिति के कारण भूख की समस्या का सामना कर रहे थे। आर्थिक झटके की बात करें तो आर्थिक झटके में हम देखेंगे कि मुख्य रूप से 21 देशों को प्रभावित किया गया, जहां लगभग 75 मिलियन लोगों को उच्च स्तरीय तीव्र खाद्य सुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। सकारात्मक विकास में हम देखेंगे कि चुनौतियों के बावजूद 2023 में 17 देशों में स्थिति में सुधार हुआ है, जिसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और यूक्रेन भी शामिल हैं। आगे हम देखेंगे कि अनुच्छेद 244 ए में क्या दे रखा है कि हाल ही में असम के आदिवासी बहुल दीफू लोकसभा क्षेत्र के सभी दलों के उम्मीदवारों ने एक स्वायत्त राज्य के भीतर राज्य बनाने के लिए संविधान 244A को लागू करने का वादा किया था। अनुच्छेद 244 क्या है संविधान का? इसमें देखेंगे कि 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा शामिल किया गया था इसे। किसके? 22वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। यह संसद को राज्य के भीतर छठी अनुसूची में निर्दिष्ट सभी या कुछ आदिवासी क्षेत्रों में शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य स्थापित करने के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। तो ये असम राज्य के भीतर जो छठी अनुसूची में शामिल स्वायत्त क्षेत्र है उसमें कानून बनाने की अनुमति देता है कौन? 244A। आगे हम देखेंगे अगला घटनाक्रम। अगला पॉइंट इसका है कि संविधान की छठी अनुसूची और अनुच्छेद 244A में अंतर क्या है? छठी अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत शासन के पहले ही निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली परिषदें मौजूद हैं। हालांकि इन परिषदों के पास सीमित शक्तियां हैं, वे कानून प्रवर्तन और नियंत्रित नहीं कर सकते और उनके वित्तीय अधिकार भी सीमित हैं। अगला पॉइंट आगे हम देखेंगे। दूसरी बात यह है इसकी कि अनुच्छेद 244 जनजातीय क्षेत्रों को अधिक स्वायत्ता शक्तियां प्रदान करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कानून व्यवस्था पर नियंत्रण। दीफू क्षेत्र की हम बात कर लें तो दीफू क्षेत्र में क्या है कि असम के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दीफू सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र है, जहां 1.9 लाख मतदाता है। यह क्षेत्र 2 स्वायत्त परिषदों के अंतर्गत आता है। पहला क्या है? कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद, दूसरा है उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद। आगे हम देखेंगे स्वतंत्रता की मांग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसमें क्या है कि स्वायत्तता की मांग जो है वो 1950 के दशक में हुआ था। वर्ष 1972 में मेघालय में एक पूर्ण राज्य के रूप में निर्माण हुआ। मेघालय का पूर्ण राज्य के रूप में निर्माण कब हुआ? 1972 में हुआ था। और अनुच्छेद 244A के माध्यम से किए गए वादे के कारण कार्बी आंगलोंग क्षेत्र के नेताओं ने असम के साथ रहने का विकल्प चुना था। आगे हम देखेंगे कि स्वायत्त राज्य की मांग समिति क्या है। तो स्वायत्त राज्य की मांग की समिति है जिसे क्षेत्र की स्वायत्तता के लिए दबाव बनाने के लिए एक जन संगठन के रूप में स्थापित किया गया, जो आज भी काम कर रही है। आगे हम देखेंगे स्वायत्तता की मांग का प्रभाव क्या होता है। वर्ष 2021 में कार्बी आंगलोंग ने 5 उग्रवाद समूहों के साथ एक शांति समझौता हुआ, जिसके तहत स्वायत्तता 5 वर्षों में 1000 करोड़ के विशेष विकास पैकेज का वादा किया गया था। आगे भारतीय मसाले की जांच। तो भारतीय मसाले की जांच हम देखेंगे इसमें। तो हाल ही में 5 से अधिक देशों द्वारा भारतीय मसालों की जांच की घोषणा से भारतीय मसाला निर्यात उद्योग में विकास संकट पैदा हो गया है। भारतीय मसाला निर्यात उद्योग में विश्वास का संकट पैदा हो गया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि मुख्य बिंदु इसके क्या क्या हैं। सिंगापुर, हांगकांग, अमेरिका सहित 5 से अधिक देशों ने शीर्ष भारतीय ब्रांडों MDH एवरेस्ट द्वारा बेचे जाने वाले मसाला मिश्रणों में संभावित संदूषण की जांच की घोषणा की है।
शिकायतों में एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी का हवाला दिया गया है, जो खाद्य पदार्थ में माइक्रोबियल संदूषण कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जहरीला रसायन है, जो अनुमेय सीमा से अधिक है। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट। इसमें एथिलीन ऑक्साइड क्या होता है इसको देखेंगे। एथिलीन ऑक्साइड जो है 5.13 फॉरेनहाइट या 10.7 सेल्सियस जो है कि ऊपर तापमान पर एक ज्वलनशील रंगहीन गैस है, जो सीधे गैसीय रूप में नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गैर विस्फोटक मिश्रण गैसीय मिश्रण के उपयोग किया जाता है। ईटीओ का कीटाणुनाशक, धूम्रक, स्टरलाइजिंग एजेंट और कीटनाशक के रूप में यह काम करता है। कौन? एथिलीन ऑक्साइड। आगे देखेंगे ईटीओ को प्रतिबंधित कीटनाशक है ये। ईटीओ एक प्रबंधित कीटनाशक है जिसका उपयोग मसालों से खाद्य उद्योग और स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। एथिलीन ऑक्साइड लंबे समय तक संपर्क विभिन्न स्वास्थ्य जोखिमों से जुड़ा है, जिसमें लीम्फोमा और ल्यूकेमिया जैसे कैंसर भी शामिल हैं। ठीक है, आगे देखेंगे खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों की बात करें तो सीमित संसाधनों वाले छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए ट्रेसबिलिटी के रूप में चुनौतीपूर्ण है। कम से कम 10 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी और निजी अधिसूचित खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं का अभाव है, जैसे कि FSS अधिनियम के तहत अनिवार्य है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट हम। FSSAI के संचालन में अक्सर पारदर्शिता का अभाव होता है। प्रभाव की बात करें तो इसमें भारत के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत के मसाला व्यापार की अखंडता और भविष्य दांव पर है। किसानों पर प्रभाव की बात करें, अंततः ऐसी फसलों के किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। निर्यात में कमी, इस कारण भारतीय निर्यात में और कमी आ सकती है। तो आगे हम देखेंगे अगला बिंदु हमारा क्या है। अगला घटनाक्रम है हमारा बाल देखभाल अवकाश एक संवैधानिक अधिकार है। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विकलांग बच्चों की माताओं को बाल देखभाल अवकाश देने से इनकार करना महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। आगे हम देखेंगे क्या है कि मामला पूरा क्या है कि याचिकाकर्ता को अपने 14 वर्षीय बेटे के लिए चाइल्ड केयर लीव देने से मना कर दिया था, जो दुर्लभ अनुवांशिक विकार ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा से पीड़ित था। आगे हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 180 दिन के मातृत्व अवकाश के अतिरिक्त 2 वर्ष का बाल देखभाल अवकाश भी कामकाजी महिलाओं का एक संवैधानिक अधिकार है। चाइल्ड केयर लीव देने के प्रावधान के अभाव में एक माँ को कार्यबल छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। यह विचार विशेष जरूरत वाले बच्चों की अधिक देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी विशेषाधिकार का विषय नहीं है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी विशेषाधिकार का विषय नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 के अलावा अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी द्वारा संरक्षित एक संवैधानिक अधिकार है। आगे हम देखेंगे कि एक आदर्श नियोक्ता के रूप में राज्य उन विशेष चिंताओं से अनभिज्ञ नहीं हो सकता जो कार्यबल का हिस्सा बनने और महिलाओं के मामले में उत्पन्न होती हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि महिलाओं को बाल देखभाल अवकाश का प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करता है कि महिलाएं कार्यबल के सदस्य के रूप में अपनी उचित भागीदारी सुनिश्चित ना हो। पॉइंट हम देखेंगे कि केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के तहत नियम 43C में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली महिला कर्मचारी को अपने बच्चों की देखभाल के लिए 2 वर्ष मतलब 730 दिन की CCL प्रदान करने का प्रावधान है। दिव्यांग बच्चों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट हम। ड्रैगन फ्लाई मिशन क्या है? हाल ही में नासा ने शनि ग्रह के कार्बनिक समृद्ध चंद्रमा टाइटन पर अपने ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन की पुष्टि की है। किसने किया है? नासा ने किया है, जिसे जुलाई 2028 में लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा? जुलाई 2028 में। प्रमुख बिंदु की बात हम कर लें तो यह एक दोहरा क्वाड कॉप्टर है, जिसे शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। ड्रैगन फ्लाई को नियोजित 2 वर्षीय मिशन के दौरान वैज्ञानिक माप करेगा, जिसे टाइटन के सतह पर कई 100 किलोमीटर दूरी तय करने का कार्बनिक पदार्थों और रासायनिक अंतरक्रियाओं का विश्लेषण किया जाएगा। आगे देखेंगे हम अगला पॉइंट। यह पहली बार है जब नासा किसी अन्य ग्रह पर वाहन उड़ाएगा। रोटरक्राफ्ट में 8 रूटर हैं और यह एक बड़े ड्रोन की तरह उड़ता है। अगली पॉइंट की बात करें कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सूखा की बात यहाँ हो रही है। तो इसमें हम देखेंगे क्या होगा। केंद्रीय जल आयोग CWC द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली कम से कम 13 नदियां सूखे से ग्रस्त हैं। इसमें ऋषिकुल्या, बहुधा, वंशधारा, नागावली, शारदा, वराह, तांडव, एरुल, गुडलकम्मा, तमिलेरु, मूसी, पलेरु और मुनेरु शामिल हैं।
आगे हम देखेंगे मुख्य बिंदु इसके क्या हैं कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा राज्यों से होकर 86,643 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहने वाली ये नदियाँ सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस बेसिन में कृषि भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 60% है। गर्मियों के चरम से पहले यह स्थिति चिंताजनक है। सीडब्ल्यूसी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल बेसिन में भंडारण लगातार घट रहा है। आगे हम देखेंगे कि भारत में नदी प्रणालियों सिंचाई, पीने, घरेलू उपभोग के साथ साथ सस्ते परिवहन और बिजली के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं। नदी घाटियों में पानी की कमी से उन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक स्थिति, आजीविका और कृषि गतिविधि पर गंभीर असर पड़ता है। देश के सबसे बड़े बेसिन गंगा में जल ग्रहण अपनी कुल क्षमता से आधे से भी कम है, मतलब 41.2% दर्ज किया गया है। आगे देखेंगे कि 11 राज्यों करीब 2,86,000 गांव गंगा बेसिन में स्थित हैं, जहां पानी की उपलब्धता में कमी आई है। यह चिंताजनक है क्योंकि कुल बेसिन में 65.57% हिस्सा जो है कृषि भूमि है। देश में कम से कम 35.3% क्षेत्र वर्तमान असामान्य से असाधारण स्तर तक सूखे की स्थिति में है। इसमें 78% क्षेत्र अत्यधिक सूखे की स्थिति में है। आगे देखेंगे, अगला हमारा पॉइंट है सतत विकास रिपोर्ट के लिए वित्त पोषण। सतत विकास रिपोर्ट के लिए वित्त पोषण हम देखेंगे, डाउन टू अर्थ का ये है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने सतत विकास के लिए वित्त पोषण रिपोर्ट जारी किया है। किसने जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों ने। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों ने जारी किया है सतत विकास वित्त पोषण रिपोर्ट 2024। आगे देखेंगे इसमें पॉइंट क्या है। मुख्य बिंदु की बात कर लें तो मुख्य बिंदु क्या है? रिपोर्ट के अनुसार विकास वित्त पोषण अंतर प्रतिवर्ष जो है $2.5 ट्रिलियन से बढ़कर $4.2 ट्रिलियन हो गया। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की मुख्य चुनौती जो है सतत विकास लक्ष्यों का वित्त पोषण है। इसके कारण भू राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन और जीवन यापन की बढ़ती लागत के कारण प्रगतिशील जोखिम में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में प्रतिवर्ष 4% की अधिक गिरावट आई है। सिफारिशों की बात करें तो इसमें जो है सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति हेतु कर राजस्व बढ़ाने हेतु क्षमता का निर्माण हो रहा है। अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग जैसे टिकाऊ व्यापार और जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर केंद्रित मिश्रित वित्त के लिए एक नया दृष्टिकोण है। विकासशील देशों में हम देखेंगे विकासशील देशों में के समक्ष मौजूदा ऋण चुनौतियों के समाधान के लिए तीव्र कार्रवाई हो रही है। व्यापार, निवेश, सतत विकास के बीच सामंजस्य बढ़ाना है। पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हम सम्मेलन देखेंगे। पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन जो है वो नेपाल में कहाँ हुआ? नेपाल में हुआ। पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन काठमांडू में आयोजित किया गया, जिसका आयोजन नेपाल पर्यटन बोर्ड के सहयोग से किया गया। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट क्या है हमारा। इस सम्मेलन में लगभग 120 लोगों ने भाग लिया जो विश्व में अलग अलग देशों से आए थे। किसमें? रेनबो सम्मेलन में। इसका मुख्य लक्ष्य नेपाल की LGBTIQ आबादी के बीच आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इंद्रधनुष पर्यटन का उपयोग करते हुए प्रमुख LGBT अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना था। आगे हम देखेंगे कि इस सम्मेलन जैसे पहलों के माध्यम से नेपाल वैश्विक पर्यटन में समावेशिता के प्रतीक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि अधिक समावेशी और न्यायसंगत पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए LGBTIQ यात्रा सुलभ पर्यटन, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, सामुदायिक सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। केसरिया स्तूप की हम बात करें, अगला हमारा घटनाक्रम है केसरिया स्तूप। हाल ही में बिहार सरकार ने केसरिया स्तूप को दुनिया भर में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक पहल की है। केसरिया स्तूप के बारे में हम देखेंगे कि केसरिया स्तूप दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ? पूर्वी चंपारण जिले में बिहार के स्थित है। स्तूप का पहला निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। मूल केसरिया स्तूप संभवतः अशोक के समय का है, क्योंकि अशोक के एक स्तंभ के शीर्ष के अवशेष यहीं पाए गए हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि ईंट, मिट्टी और चूने से बनी इस संरचना का आकार गोलाकार है। स्तूप की वर्तमान संरचना में गुप्त राजवंश से जुड़ी हुई है। यह स्तूप की जो वर्तमान संरचना है किस राजवंश से जुड़ी है? गुप्त से। 200 से 750 ईस्वी तक है। यह वैशाली के लिच्छवियों द्वारा निर्मित स्तूप के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने बुद्ध द्वारा दिए गए भिक्षा पात्र को यहाँ स्थापित किया था। फाइयान और जुआनजोंग मतलब हेनसोंग जैसे प्रसिद्ध प्राचीन यात्रियों ने केसरिया का दौरा किया और अपनी यात्राओं के मूल्यवान विवरण दिया है। तो केसरिया स्तूप कहाँ है? बिहार में है, बिहार के पूर्वी चंपारण में है। केसरिया स्तूप की खोज 1814 में कर्नल मैकेंजी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा सबसे पहले खोज इसकी की गई? 1814 में कर्नल मैकेंजी द्वारा की गई थी। उल्लेखनीय है कि उत्खनन 1861 से 62 में जनरल कनिंघम द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे उन्नत कंपोजिट सौर सेल प्रणाली ACS-3 क्या है? ACS-3 हाल ही में नासा ने न्यूजीलैंड में, कहाँ पे? न्यूजीलैंड में अपना एडवांस कंपोजिट सोलर सिस्टम ACS-3 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। कहाँ से? न्यूजीलैंड से। अब आगे देखेंगे कि एडवांस कंपोजिट सोलर सिस्टम क्या है। नासा भविष्य में कम लागत वाले गहरी अंतरिक्ष मिशनों के लिए सौर पाल प्रबोधन प्रणाली के लिए नई तैनाती योग्य संरचना और सामग्री प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है। आगे हम देखेंगे इसका अगला पॉइंट क्या है।
ACS-3 जो है से प्राप्त डेटा भविष्य के बड़े पैमाने पर समग्र सौर पाल प्रणालियों के डिजाइन का मार्गदर्शन करेगा, जिसका उपयोग अंतरिक्ष मौसम के पूर्व चेतावनी उपग्रहों, पृथ्वी के निकट क्षुद्र टोही मिशनों के किया जा सकता है। ACS-3 में हम देखेंगे कि पारंपरिक धातु बूम के स्थान पर हल्के कार्बन फाइबर सेल बूम का उपयोग किया गया है। किसका किया गया है? कार्बन फाइबर सेल बूम का, जो इस प्रौद्योगिकी का पहला अंतरिक्ष परीक्षण है। आगे देखेंगे हमारा क्या है? CDP सुरक्षा। ये CDP सुरक्षा क्या है? तो भारत सरकार द्वारा बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कौन? सुरक्षा। सुरक्षा का अर्थ है सुरक्षित समावेशी ज्ञान और सुरक्षित बागवानी सहायता। एक बार फिर से देख लेंगे इसका अर्थ, सुरक्षित समावेशी ज्ञान और सुरक्षित सहायता। मुख्य विशेषताओं की हम बात कर लें तो मुख्य विशेषताओं में इसके क्या है कि ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI से ERUPI वाउचर का उपयोग करके किसानों के बैंक खातों में तत्काल सब्सिडी की सुविधा प्रदान करता है। कौन? सुरक्षा। इसमें PM किसान के साथ डेटाबेस एकीकरण से क्लाउड आधारित सर्वर स्पेस UIDI सत्यापन, URUPI एकीकरण, स्थानीय सरकार निर्देशिका, जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग सामग्री प्रबंधन प्रणाली जैसी विशेषताएं हैं। महत्व की बात कर लें तो CDP सुरक्षा का उद्देश्य जो है भारत में बागवानी क्षेत्र में विकास में बढ़ावा देना है। CDP सुरक्षा मंच किसानों को रोपण सामग्री खरीदते समय या सब्सिडी प्रदान करता है। क्लस्टर विकास कार्यक्रम की हम CDP क्या है? मतलब क्लस्टर विकास कार्यक्रम है CDP। इसमें देखेंगे कि इसी वर्ष 2021 में कृषि किसान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? बागवानी समूहों की भौगोलिक विशेषताओं का लाभ उठाना और उत्पादन पूर्व, उत्पादन कटाई पश्चात और रसद ब्रांडिंग, विपणन गतिविधियों के एकीकरण और बाजार आधारित विकास को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट हम देखेंगे क्या है कि अब तक 55 बागवानी क्लस्टरों की पहचान की गई है। कितनी? 55। अगला पॉइंट है हमारा, अगला घटनाक्रम है बाघ संरक्षण गठबंधन। बाघ संरक्षण गठबंधन की हम बात करें तो भूटान ने बाघ संरक्षण गठबंधन के साथ मिलकर बाघ परिदृश्यों के लिए सतत वित्त सम्मेलन का आयोजन किया है। विश्व को बाघों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए अगले दशक $1 मिलियन निवेश करने की आवश्यकता है। किसने किया है? भूटान ने। मुख्य बिंदु क्या है? सम्मेलन का उद्देश्य जो है बाघ संरक्षण के लिए नए वित्तीय तंत्र विकसित करना, बाघ संरक्षण के वैश्विक जैव विविधता और जलवायु एजेंडा जोड़ना और स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को शामिल करना था। प्रतिभागियों में बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, कजाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। आगे हम देखेंगे कि UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो UNFPA की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या अनुमानतः 144 करोड़ तक पहुंच गई है। भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? 144 करोड़ तक। आगे हम देखेंगे इसके मुख्य बिंदु क्या है। अच्छा, ये रिपोर्ट क्या है कि UNFPA की एक हालिया रिपोर्ट है क्या? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो इसमें हम देखेंगे मुख्य बिंदु में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने internalized threat of hope ending inequalities in sexual and reproductive health and rights शीर्षक से स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया है। भारत के 144.17 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या के साथ विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। कौन? भारत। जिसके बाद चीन है 142.5 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत की कुल जनसंख्या 68% हिस्सा जो है 15 से 64 वर्ष है और भारत की अनुमानित जनसंख्या 24% 0 से 14 आयु वर्ग की है, जबकि 17% जनसंख्या 10 से 19 आयु वर्ग की है। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत की बात हम सबसे पहले देखते हैं। 68% जो भारत की जनसंख्या है 15 से 64 वर्ष, 24% 0 से 14 वर्ष और 17% 10 से 19 वर्ष है। 68, 15 से 64, 24, 0 से 14, 17, 10 से 19। भारत की 7% आबादी 65 वर्ष या उससे अधिक की है। ठीक है, 65 वर्ष से अधिक की आबादी कितनी है भारत की? 7%। पुरुष की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष है, महिलाओं की 74 वर्ष है। यहाँ पे देखेंगे कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक है। आगे हम देखेंगे कि वर्ष 2006 से 2023 के बीच भारत में बाल विवाह 23% था। ठीक है, बाल विवाह पे इतना प्रतिबंध लगाने के बाद भी सरकार द्वारा 23% बाल विवाह हुए हैं 2006 से 2023 के मध्य। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट इसका हम देखेंगे कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है, जो विश्व में होने वाली कुल मातृ मृत्यु दर का 8% है। 2050 तक वैश्विक जनसंख्या की अनुमानित वृद्धि का आधा हिस्सा 8 देशों में होंगे। हम देखेंगे कि ये 8 देश कौन से हैं। तो ये 8 देश हम देखेंगे कि भारत, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, इथोपिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, तंजानिया, संयुक्त गणराज्य। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि ईरान इजराइल संघर्ष की बात कर रहे हैं। तो ईरान इजराइल संघर्ष हुआ, नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। हाल ही में ईरान ने इजराइल पर इतने 200 से 300 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करके इजराइल श्रृंखलाबद्ध किया है, हमला किया इजराइल पर। वर्तमान स्थिति की बात करें तो दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना के बारे में चिंता बढ़ गया है। ईरान की वर्तमान
कार्यवाही को इजराइल के द्वारा सीरिया के दशमिक में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर हमले के प्रतिरोध के रूप में देखा जा रहा है। संघर्ष के लिए जिम्मेदार कारक की बात करें तो छद्म संघर्ष जो है, विरोधी गुटों के लिए समर्थन, इजराइल के कब्जे से लड़ने के लिए ईरान ने हिजबुल्लाह को वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान किया। हिजबुल्लाह लेबनान में स्थित एक आतंकवादी संगठन है। ईरान सशस्त्र फिलिस्तीन समूह हमास को भी समर्थन एवं मदद प्रदान करता है। ईरान ने यमन और हौती विद्रोहियों का समर्थन प्रदान किया, जिन्होंने लाल सागर और इजराइल रिजॉर्ट शहर में बैलिस्टिक मिसाइल दागे। वैचारिक विरोध की बात कर ले तो हम वैचारिक विरोध में देखेंगे कि ईरान सरकार यह विचारधारा के साथ समर्थन रखती है कि जो इजराइल को एक अवैध राज्य के रूप में देखते हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इजराइल परमाणु सशस्त्र ईरान को अपनी अस्तित्व के खतरे के रूप में देखता है। इजराइल अंतर्राष्ट्रीय मंचों में ईरान के खिलाफ सशक्त प्रतिबंधों का मुखर समर्थक है। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की बात कर ले तो ईरान के बारे में चिंतित अन्य देशों के साथ गठबंधन बनाया गया है। अब्राहम समझौते के पश्चात से इजराइल का संबंध संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सऊदी अरब के साथ सामान्य देखा जा रहा है। संघर्ष की वैश्विक प्रभाव हम देखेंगे कि मध्य पूर्व में अशांति तनाव बढ़ने के से मध्य पूर्व में व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में आशंका पैदा हुई है। आर्थिक प्रभाव में देखेंगे कि विश्व तेल आपूर्ति में ईरान की भागीदारी लगभग 3.3% है और संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। वैश्विक राजनीति की बात हम देखेंगे तो राजनीतिक गुटों में वैश्विक राजनीति में जो गुट है वो विभाजित हुए हैं। उसमें देखेंगे कि इजराइल के समर्थन में अमेरिका के शामिल होने से चीन और रूस का समर्थन कर सकते हैं। भारत पर प्रभाव देखेंगे कि आयात बिल में वृद्धि, संघर्ष के कारण तेल की बढ़ती कीमत भारत के आयात बिल बढ़ा सकती है। राजनीतिक कूटनीतिक चिंताओं की बात करें तो भारत का संबंध दोनों देशों इजराइल और ईरान के साथ मधुर है। अगला पॉइंट है कि भारत अपने रक्षा उत्पादों के लिए इजराइल पर निर्भर है, वहीं चाबहार बंदरगाह भारत के यूरोप तक पहुंच प्रदान करता है। संघर्ष के समय किसी देश का समर्थन भारत के लिए राजनीतिक कूटनीतिक चिंताएं पैदा करती है। भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा, लगभग 18,500 भारतीय इजराइल और अमेरिकी लगभग 400 भारतीय ईरान में रहते हैं। भारत की वैश्विक पहल की बात करें तो I2U2 जो है, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे जैसे बहुपक्षीय पहल को कमजोर कर सकता है। आगे हम देखेंगे कि अगला पॉइंट हमारा है कि दक्षिण चीन सागर में भारत का सूक्ष्म दृष्टिकोण। तो मार्च 2024 में भारत के विदेश मंत्री मनीला फिलीपींस की अपनी यात्रा के दौरान एक संयुक्त बयान में अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने के लिए फिलीपींस के लिए भारत के पूर्व समर्थन व्यक्त किया है। दक्षिण चीन सागर भारत के रूप में यह बदलाव है कि वैश्विक मंच पर भारत की रणनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को दर्शाता है। आगे हम देखेंगे दक्षिण चीन सागर में भारत की नवीन दृष्टिकोण क्या है। लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट नीति। लुक ईस्ट के माध्यम से दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में भारत का जुड़ाव मुख्य रूप से आर्थिक था। विगत कुछ वर्षों में वर्तमान सरकार के प्रशासन के तहत भारत की पॉलिसी लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट की ओर स्थानांतरित हो गई है। वर्तमान नीति की बात करें तो वर्तमान नीति इंडो पैसिफिक क्षेत्र के साथ अधिक सक्रिय और बहुआयामी जुड़ाव की एक रणनीतिक केंद्र को चिन्हित करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का समर्थन हम देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के समर्थन में भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, विशेष रूप से UNCLOS की सीमा के भीतर समुद्री संसाधनों की खोज और दोहन की स्वतंत्रता के सिद्धांत का समर्थन करता है। आर्थिक नीति में परिवर्तन की बात करें तो वियतनाम के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र सीज और अन्य समान उद्यम, तेल और गैस अन्वेषण परियोजनाओं के लिए भारतीय राज्य स्वामित्व वाली उद्यमों की भागीदारी की बात यहाँ पे है। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट, साझा सहयोग की बात करेंगे तो साझा सहयोग नीति क्या है। भारत में मिशन आधारित तैनाती, सुदृढ़ समुद्री ड्रोन जागरूकता और गहरे पानी की समुद्री सुविधाओं के माध्यम से अपनी क्षमताओं को मजबूत किया है। दक्षिण चीन सागर को हम देखेंगे तो दक्षिण चीन सागर जो है वो दक्षिण चीन सागर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जिसकी सीमा चीन, वियतनाम, सिंगापुर, ताइवान, फिलीपींस, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई और इंडोनेशिया के साथ लगता है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर की एक शाखा है जो दक्षिण पूर्व एशियाई मुख्य भूमि के साथ सीमा बनाती है। इसमें हम देखेंगे कि दक्षिण चीन सागर विवाद की बात करें तो 9 डैश लाइन की बात करें तो 1947 में चीन की राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी की कथाकथित 9 डैश लाइन वाला एक नक्शा जारी किया गया। यह चीनी मुख्य भूमि से 2000 किलोमीटर दूरी तक है, जो दक्षिण चीन सागर के 90% हिस्सा इस क्षेत्र में चीन की ओर अपनी संप्रभुता का दावा करता है। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट, विवादित द्वीप कौन कौन से हैं। स्प्रेटली द्वीप है, इसमें ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, चीन, मलेशिया अपने अपने दावे करते हैं। पैरासोल द्वीप में है चीन, वियतनाम, ताइवान अतिव्यापी दावा करते हैं। और स्कारबोरो शोल है जो इस क्षेत्र में चीन और फिलीपींस द्वारा दावा किया जाता है। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट, एक शुभ संकेत लालीना। तो एक शुभ संकेत लालीना की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून में सामान्य से ऊपर रहने से सबसे अधिक संभावना व्यक्त की है। भारत में जून से सितंबर के दौरान देश में बारिश सामान्य लंबी अवधि के औसत में 106% होने की उम्मीद है। अनुमान के अनुसार मानसून की पहली छमाही में मौजूद अल नीनो
स्थितियों के कमजोर होकर तटस्थ होने और दूसरी तिमाही में ला नीना विकसित होने का संकेत है। अल नीनो और ला नीना की बात कर ले तो अल नीनो क्या है? स्पेनिश में एल नीनो एक छोटा लड़का है, क्राइस्ट चाइल्ड है, होता है। और अल नीनो और ला नीना दोनों विपरीत जलवायु रुझान हैं जो सामान्य स्थितियों से भिन्न होते हैं। ये घटनाएं जो हैं वो हर 2 से 7 साल में होती हैं। एल नीनो ला नीना की तुलना में अधिक बार होता है, लेकिन यह नियमित आधार नहीं होती है। एल नीनो मध्य पूर्व और भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्री जल का गर्म होना होता है, ठीक है? जो हर कुछ वर्षों में होता है। जबकि हम अल नीनो के दौरान जो है वो भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में सतह का तापमान बढ़ जाता है और व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा से पास चली जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और आमतौर पर पूर्वी व्यापारिक हवाएं अमेरिका के एशिया की ओर चलती हैं। आगे हम देखेंगे कि अल नीनो के कारण पूर्वी व्यापारिक हवाएं दिशा बदलकर पश्चिमी हवाओं में बदल जाते हैं और अल नीनो के कारण सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। ये कहाँ पे? भारत में हो सकती है सामान्य से कम वर्षा। लानिना की बात करें तो लानिना भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में औसत समुद्री सतह तापमान के ठंडा होने से रहता है। व्यापारिक हवाएं जो है वो सामान्य से अधिक तेज से होती हैं और जो गर्म पानी को एशिया की ओर धकेलती हैं। लानिना के कारण भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होता है। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट, अच्छे मानसून वर्ष का लाभ क्या है? भारत में किसी प्रणाली सामान्यतः मानसून आधारित है। कृषि क्षेत्र में लगभग 46% कार्यबल को रोजगार देता है। लगातार दूसरा खराब जो मानसून है पहले से ही अधिक तनावग्रस्त है और ग्रामीण आय और खपत के लिए एक बड़ा दबाव बन सकता है। अच्छे मानसून में जल की उपलब्धता में वृद्धि होती है जो जल संकट की चुनौती को कम करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अच्छे मानसून नदियों तालाबों में पर्याप्त में पानी जमा हो जाता है और भूजल की पुनर्भरण होता है। कृषि आय में वृद्धि, उच्च ग्रामीण व्यय में योगदान करती है तथा विभिन्न स्थानीय व्यवसायों और सेवाओं का समर्थन करती है। आगे देखेंगे हम अगला पॉइंट क्या है। अच्छे मानसून के वर्ष में सरकार को सब्सिडी, ऋण माफी और अन्य वित्तीय सहायता कार्यक्रमों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके कारण सरकारी वित्त पर दबाव कम होता है। हम देखेंगे वंशानुक्रम कर क्या है। वंशानुक्रम कर की बात करेंगे हम, ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे कि हाल ही में भारत के प्रमुख विपक्षी दल एक प्रमुख राजनीतिक नेता ने क्रम पर रुचि व्यक्त की है जो लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भारत में एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विरासत कर या वंशानुक्रम कर। विरासत कर जो है जिसे संपत्ति कर भी कहा जाता है, एक मृत व्यक्ति द्वारा छोड़े गए धन और संपत्ति के कुल मूल्यों पर लगाए जाने वाला कर है। इसमें मृतक के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों के मूल्य का आकलन करना शामिल है, जिसमें अचल संपत्ति, निवेश, बैंक खाते, वाहन और व्यक्तिगत सामान शामिल है। उसमें देखेंगे वंशानुगत कर क्या है। आय असमानता को दूर करने के लिए धन के पुनर्वितरण के लिए एक उपकरण के रूप में विरासत कर लगाया जाता है। विरासत कर की उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त संपत्ति के मूल्य और मृतक के साथ उसके संबंध पर निर्भर करता है। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर ले तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भारत में विरासत कर 1953 में संपदा शुल्क अधिनियम के तहत लागू किया गया था। 7.5% दर से 85% तक की थी। 20 लाख रुपए से अधिक की संपत्तियों के लिए उच्च दरें निर्धारित थी। बड़ी संख्या में मुकदमेबाजी और उच्च कर प्रशासन लागत के कारण 1985 में राजीव गांधी सरकार ने इसे समाप्त कर दिया था। आगे हम देखेंगे भारत में विरासत कर की आवश्यकता क्या है। आय असमानता। विश्व में आय असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत विश्व में सबसे असमान देशों में से एक है, जहां शीर्ष 10% और शीर्ष 1% आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का 57% और 22% हिस्सा है, जबकि 50% के पास घटकर 13% रह गई है। आगे हम देखेंगे लोक कल्याण के लिए राजस्व की बात करें तो विरासत कर राजकोष के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में राजस्व जुटा सकता है, जिसका उपयोग लोक कल्याण के लिए, वित्त पोषण के लिए किया जा सकता है। धन पुनर्वितरण की बात करें तो यह संपन्न व्यक्तियों से कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों तक धन के पुनर्वितरण के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में हम बात करें, अधिकांश यूरोपीय अमेरिकी देशों में विरासत कर लाए जाते हैं। उच्च विरासत करों वाले देश फ्रांस 60%, जापान 55%, दक्षिण कोरिया 50%, जर्मनी 50%, यूनाइटेड किंगडम 40% और दक्षिण अफ्रीका 25% है। आगे हम देखेंगे चुनौतियों की बात तो कर संचालन में जटिलता होगी, पूंजी और उद्यमियों का पलायन होगा, ठीक है, और दोहरे कराधान की व्यवस्था उपलब्ध होगी, तो कर चोरी भी देखी जाएगी इसमें। तो आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम और वीवीपैट प्रणाली को सही ठहराया है। सर्वोच्च न्यायालय के पास ईवीएम और वीवीपैट संबंधी जो विवाद गया था उसमें देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय ने कागजी मतपत्रों को पुनर्जीवित करने से इनकार करते हुए इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन मतदान प्रणाली को बरकरार रखा है और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता के बारे में सवाल उठाते हुए सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट क्या है हमारा। वर्ष 2023 में एडीआर ने शीर्ष अदालत के समक्ष स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डाले गए वोटों में वीवीपैट के साथ क्रॉस सत्यापित करने की एक याचिका दायर की थी।
अगला पॉइंट है, याचिका में वीवीपैट के उपयोग में ईवीएम पर डाले गए वोटों की 100% सत्यापन की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है, हम देख लेते हैं, सबसे जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय वीवीपैट के 100% सत्यापन की मांग को खारिज कर दिया और चुनाव के पहले मतपत्र प्रणाली की वापसी को भी खारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को 2 निर्देश और कुछ सुझाव दिए हैं। उसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि 1 मई या उसके बाद वीवीपैट के प्रत्येक लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने पर प्रत्येक लोडिंग इकाइयों को सील कर दिया जाना चाहिए। 45 दिनों के लिए ईवीएम के साथ स्ट्रांग रूप से संग्रहित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों को प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के प्रति जो है विधानसभा क्षेत्र में 50% ईवीएम मेमोरी सेमीकंडक्टर के सत्यापन की मांग करने की अनुमति दी है। अगला पॉइंट है, यूके रवांडा शरण योजना। ब्रिटेन की संसद ने उस कानून को मंजूरी दी है जो सरकार को शरण चाहने वाले और पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र और उनके शरण दावों का मूल्यांकन करने के लिए रवांडा स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है। इसमें देखेंगे रवांडा बिल की बात करेंगे। विधेयक के तहत जो है विधेयक आगे हम देखेंगे कि हमारा अगला घटनाक्रम जो है वो है राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम की हम बात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है डीआरडीओ के इस समय? स्थापना 1 जनवरी 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, और समीर वी कामत जो है इसके अध्यक्ष हैं। अगला घटनाक्रम है हमारा, हाल ही में पश्चिम एशियाई देश ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण भारत सरकार ने इन देशों की यात्रा के लिए गाइडलाइन जारी किया तथा इनकी यात्रा न करने की सलाह दी है। भारत सरकार द्वारा यह गाइडलाइन जब जारी किया गया जब इजराइल द्वारा सीरिया में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर हमला किया गया, जिसके दौरान ईरानी सैन्य कमांडरों की मौत हो गई। इस हमले के प्रतिक्रिया स्वरूप ईरान ने भी इजराइल में 330 मिसाइलें और ड्रोन हमले किए। अगला हमारा पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बन गया है। किस तकनीकी का? हाइब्रिड पिच तकनीकी। कौन है? हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। अगला पॉइंट हमारा है कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन जो है WTO द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। तो डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? चौथे स्थान पर। यह रैंक कौन जारी करता है? WTO जारी करता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे अपना कि हाल ही में इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। चंद्रयान 4 मिशन के तहत भारतीय चांद की सतह तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इसरो की अध्यक्षता एम सोमनाथ द्वारा 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष निर्माण का भी रखा गया है। आगे हम देखेंगे टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची जारी की गई है, जिसमें 5 भारतीय भी शामिल हैं। तो हम 5 भारतीयों की यहाँ सूची देखेंगे। यहाँ पे कौन कौन है 5 भारतीयों में? साक्षी मलिक, आलिया भट्ट, अजय बंगा, सत्या नडेला और देव पटेल। तो ये 5 भारतीय हैं, साक्षी मलिक, आलिया भट्ट, अजय बंगा, सत्या नडेला और देव पटेल। ये जो टाइम मैगजीन की सूची में शामिल 5 भारतीय हैं। आगे हम देखेंगे कि जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको जो है हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी मैगजीन जो न्यूज़ वीक है उसके कवर पेज पर छपने की वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। आप सोचेंगे कि पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन? तो पहली भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपे थे। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप को बैन कर दिया गया है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा को बैन क्यों किया गया है? कि इसमें कई घोटाले सहित कई घटनाओं में वृद्धि देखी गई थी, इसलिए इसे बैन कर दिया गया। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है हमारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई ब्रिज का निर्माण किया गया है। कहाँ किया गया है उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई ब्रिज का निर्माण? तो वो किया गया है चित्रकूट में। हाल ही में भारत की स्वतंत्रता से जुड़ी वाराणसी की जो तिरंगी बर्फी है और वाराणसी की ढलुआ मूर्ति शिल्प जो है उसको जीआई टैग दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के 2 चीज़ों को जीआई टैग मिला है, ठीक है, जो भारत की स्वतंत्रता से जुड़ी है। पहला क्या है? वाराणसी की तिरंगी बर्फी, और दूसरी क्या है? वाराणसी की ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में IMF द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP विकास दर 6.8 रहने की अनुमानित की गई है। तो IMF द्वारा कितना रखा गया है? IMF द्वारा रखा गया है 6.8% भारत की GDP विकास दर 2024-25 के लिए। IMF के बारे में हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी IMF की, और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। प्रबंधक निदेशक कौन है? क्रिस्टिना जॉर्जिवा, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में लंबी दूरी निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो निर्भय क्रूज मिसाइल जो है इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? चांदीपुर से किया गया है, उड़ीसा के। आगे हम देखेंगे तो निर्भय क्रूज मिसाइल के बारे में हम अगला पॉइंट यहाँ देखते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, यह मिसाइल 300 किलोग्राम तक का हथियार ले जाने में सक्षम है। इसका अधिकतम रेंज जो है 1500 किलोमीटर है।
यह ज़मीन से 50 मीटर ऊपर और समुद्र से 4 किलोमीटर ऊपर उड़कर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। यह रास्ते में अपनी दिशा बदलकर टारगेट को नष्ट कर सकती है। आगे हम देखेंगे कि अगला घटनाक्रम है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा को की अध्यक्षता में एलजीबीटीक्यू समुदायों के कल्याण के लिए समिति को गठित किया गया है। तो एलजीबीटीक्यू समुदाय के कल्याण के लिए एक समिति जो गठित किया गया है, उसके अध्यक्ष कौन है? गृह सचिव राजीव गाबा। केंद्र सरकार द्वारा इस समिति का गठन सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामले 2023 में उच्चतम न्यायालय में दिए गए सुझाव के अंतर्गत किया गया था। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा। अगला पॉइंट हो जाएगा कि भारत और विकास, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.5% अनुमानित किया है, जो कि गत वर्ष में 6.7% से कम है। भारत और फिलीपींस के मध्य 2022 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रक्षा सौदे के तहत भारत ने हाल ही में जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज की आपूर्ति की प्रारंभ कर दी है। इस घटना को हम विस्तार पूर्वक पहले ही देख चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि हाल ही में केरल ने देश के सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूपुरम का आयोजन किया है। तो त्रिशूपुरम का आयोजन कहाँ किया गया है? केरल में किया गया है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आधारशिला नाम से प्रारंभिक बचपन देखभाल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2024 लॉन्च की गई है। ठीक है, तो आधारशिला नाम से राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2024 लॉन्च किया किसने? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसी के अनुरूप। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट, द सिल्वर इंस्टीट्यूट के 2024 वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के अनुसार वेदांता समूह की सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है। तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जो चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है वो कौन बन गई है? हिंदुस्तान जिंक जो है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो दुनिया की तीसरी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो वेदांता समूह की सहायक कंपनी है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है। ये किसने जारी किया है? द सिल्वर इंस्टीट्यूट के 2024 के सिल्वर सर्वे के अनुसार यह जारी किया गया है। आगे हम देखेंगे हाल ही में भीषण सूखे और गर्मी के कारण सूख जाने से वाली लक्ष्मण तीर्थ जो कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी है, लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है वो कावेरी की सहायक नदी है, कहाँ पे? कर्नाटक में, वो सूख गई है भीषण गर्मी के कारण। अगला पॉइंट हम देखेंगे, हाल ही में डीआरडीओ की नौसैनिक महासागरीय प्रयोगशाला ने केरल में सबमेरिजिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वेस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन अर्थात स्पेस का अनावरण किया। तो स्पेस का अनावरण किसने किया? स्पेस का अनावरण किया है डीआरडीओ। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की प्रभावी क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में शीर्ष स्थान पर है। तो जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है उसमें मध्य प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है। यह किससे संबंधित है? पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। और 2 माह में हरित ऋण कार्यक्रमों के 10 राज्यों में फैले 4,980 हेक्टेयर क्षेत्र में 500 भूमि पार्सल में हरियाली वृक्षारोपण की पहल है। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है द्वारा हिमाचल प्रदेश और नाथपा झांकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रो पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया है। तो ये नाथपा झांकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन जो है वो किस नदी पे है? सतलुज नदी पे है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग द्वारा अपना नया लोगो आदर्श वाक्य जारी किया गया है। तो नया आदर्श वाक्य क्या है? यत्र इतिहास से भविष्याम संरक्षित। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे कि इसका नया लोगो जारी किया गया है किसके द्वारा? भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, कहाँ पे है? कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो हरियाणा में स्थित है। ये खबरों में रहा हाल ही में, कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है। गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण की पर्यावरणीय चिंताओं के कारण रोक लगा दी गई है। इसके भीतर जो है 4 प्रस्तावित बांध बनाए जा रहे थे और पर्यावरणीय चिंता के कारण इस पर रोक लगा दी गई है। तो ये कहाँ पे है? हरियाणा में है। कौन? कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐतिहासिक वोटिंग करने वाली शोपिन जनजाति का संबंध कहाँ से है? अंडमान निकोबार से है। तो शोपिन जनजाति का संबंध क्या है? अंडमान निकोबार से है। इसने पहली बार ऐतिहासिक वोटिंग की है। आगे हम देखेंगे अंकटाड द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र निर्यात 11.4% से बढ़कर $345 बिलियन हो गया है। तो अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 11.4% से बढ़कर $345 बिलियन क्या हो गया है भारत के सेवा क्षेत्र में निर्यात। तो भारत के सेवा क्षेत्र में निर्यात में वृद्धि दी गई है। हम देखेंगे कि सेवा क्षेत्र में आयात में 0.4% की कमी होकर $248 बिलियन हो गया है। वैश्विक स्तर पर सेवा निर्यात के मामले में भारत 7वें स्थान पर आ गया है। सेवा निर्यात के मामले में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक क्षेत्र में 7वें स्थान पर है। अहमदाबाद की 6 वर्षीय तक्षवी बधानी 25 मीटर तक सबसे लंबे स्केटिंग रिकॉर्ड, सबसे कम लिम्बो स्केटिंग रिकॉर्ड पर अपना नाम दर्ज किया। ये कहाँ की हैं तक्षवी बधानी? अहमदाबाद की, 6 वर्ष की हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है यूएनएफपीए द्वारा हाल ही में विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। तो संयुक्त विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 कौन जारी किया है? यूएनएफपीए जारी किया है। इसके अनुसार हम देखेंगे कि भारत की जनसंख्या जो है 144.17 करोड़
की हो गई है, जो सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है विश्व में। आगे देखिए, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 24% 0 से 14 आयु वर्ग है और रिपोर्ट में इस जनसंख्या में 77 वर्षों में दोगुनी होने की अनुमान की गई है। तो इससे हम पहले विस्तारपूर्वक देख चुके हैं इस पॉइंट को। हाल ही में चर्चा में रहा डुंगरिया कोन जनजाति। डुंगरिया कोन जनजाति सदस्यों द्वारा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया गया है। तो किस जनजाति द्वारा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया गया है? तो डुंगरिया कोन जनजाति जो है। आगे हम देखेंगे कि इस जनजाति के बारे में देखते हैं कि यह जनजाति उड़ीसा से संबंधित है। अपने खिलाफ झूठे खनन विरोधी मामले वापस नहीं लिए जाने से यह जनजाति अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेगी। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा केरल में अदानी समूह द्वारा विकसित विझिंजम पोर्ट में भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दिया गया है। यह पोर्ट देश का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह रास्ते में अपनी आने वाली जहाज़ों के बीच माल को अंतिम गंतव्य तक पहुंचाता है। आगे हम देखेंगे कि 23 अप्रैल को मणिपुर द्वारा खोंगजोंग दिवस मनाया गया। दिवस 1891 में खोंगजोंग में मणिपुर द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में शहीद नायकों की याद में मनाया जाता है। आगे देखेंगे कि हाल ही में डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण देने में क्रांति लाने के उद्देश्य से नाबार्ड आरबीआई इनोवेशन हब द्वारा सहयोग के लिए हाथ मिलाया गया है। तो कृषि ऋण देने के लिए नाबार्ड ने किसे हाथ मिलाया है? नाबार्ड आरबीआई इनोवेशन हब द्वारा सहयोग के लिए हाथ मिलाया गया है। भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड जो है REC ने भारत में टिकाऊ परियोजनाओं के लिए जापानी येन में 7.536 बिलियन का ग्रीन लोन हासिल किया है। ठीक है, किसने? केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड ने। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि अगला पॉइंट हमारा क्या है। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय स्क्वैश सौरभ घोषाल ने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास ले ली है। स्क्वैश से अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक जीवाश्म की खोज गुजरात के लिग्नाइट खदान से दिया गया है। तो गुजरात में लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले रहने वाले सांप की प्राचीन प्रजाति जो है वो वासुकी इंडिकस है। वासुकी इंडिकस, अब एक चीज़ देख लीजिए कि वासुकी इंडिकस जो है ये खोज किसने किया? IIT रुड़की द्वारा किया गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्या है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल सूरत सीट से 18वीं लोकसभा में 2024 में निर्विरोध जीत हासिल किए हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे क्या है। अगला हमारा घटनाक्रम है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे सबसे पहले। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम इसमें। हाल ही में अफ्रीकी राष्ट्रीय घटनाक्रम हम स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में अफ्रीकी देश जो है नाइजीरिया मेनिनजाइटिस के लिए WHO द्वारा अनुवंशित NSCEV कंजुगेट वैक्सीन लगाने वाली दुनिया का पहला देश बन गया है। सिंगापुर दूसरा घटनाक्रम है कि सिंगापुर के वर्तमान उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग सिंगापुर के अगले प्रधानमंत्री बनने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दुनिया के बेस्ट हवाई अड्डों की सूची जारी की गई है। तो इसमें देखेंगे कि हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा जो है वो कहाँ? अमेरिका का है। सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा बन गया है दुनिया का, अमेरिका का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा। सूची के अनुसार यात्रियों के मामले में दुनिया में 3 शीर्ष हवाई अड्डे हैं। पहला तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा हो गया। दुबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दूसरे स्थान पर है और डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा USA का जो है वो तीसरे स्थान पे है। इस सूची में भारत का जो दिल्ली एयरपोर्ट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो 10वां स्थान पे है। हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में सूडान के लोगों के लिए धन जुटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? पेरिस में, धन जुटाने के लिए सूडान के लोगों के लिए। गौरतलब है सूडान वर्तमान में सूडान की सेना तथा विद्रोही अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के मध्य संघर्ष से हिंसाग्रस्त है। हाल ही में कतर के दोहा में स्थित हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड द्वारा विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है, कतर के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। हाल ही में हम देखेंगे कि यूरोपीय खगोलविद द्वारा आकाशगंगा मिल्की वे में सबसे बड़ी तारकीय ब्लैक होल देखा गया है। इसका नाम क्या है? गीगा 3। तो GIA 3। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट। ये ब्लैक होल जो है पृथ्वी से 2000 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। इसका द्रव्यमान सूर्य से 33 गुना ज़्यादा है। हाल ही में इटली के शहर कैपरी में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। तो G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कैपरी में आयोजित की गई है इटली के। सम्मेलन में इजराइल और पर ईरान के हमले की निंदा की गई है। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में मेटा द्वारा अपना सक्षम लार्ज लैंग्वेज मॉडल लामा 3 का अनावरण किया गया है। तो लामा 3 का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? मेटा द्वारा।
हाल ही में यूरोपीय देश स्वीडन नासा द्वारा 2020 में शुरू किए गए आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बना। तो स्वीडन जो है आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? 38वां देश बना है। ठीक है। यह समझौता 1967 में बाह्य आंतरिक संधि के आधारित है, जिसका उद्देश्य 21वीं सदी में शांतिपूर्ण आंतरिक सहयोग को बढ़ावा देना है। उसमें देखेंगे हम अगला घटनाक्रम, हाल ही में इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी। तो माउंट रुआंग जो ज्वालामुखी कहाँ है? वो इंडोनेशिया में है। इसका विस्फोट हुआ है, जिससे जनधन की अधिक क्षति हुई है। उसके बाद अगला देखेंगे कि हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने $3.35 बिलियन की बजट से जुलाई 2028 के लिए निर्धारित लॉन्च तिथि के साथ सनी के कार्बनिक यौगिक समृद्ध चंद्रमा टाइटन की सतह पर उड़ान भरने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन की पुष्टि की गई है। ठीक है। तो ये ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन है, किसका है? नासा का है। जुलाई 2028 में यह लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। और नासा के टाइटन जो उपग्रह है उस पर जाएगा ये। आगे हम देखेंगे अगला घटनाक्रम, हाल ही में न्यूजीलैंड और कुकी द्वीप द्वारा व्हेल को कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता देने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किया गया है। तो व्हेल को कानूनी व्यक्ति दिया गया है, मान्यता दिया गया है न्यूजीलैंड और कुकी द्वीप द्वारा। अगला हम घटनाक्रम देखेंगे। अगला घटनाक्रम है कि हाल ही में खाद्य सुरक्षा नेटवर्क द्वारा जारी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2024 के अनुसार 2023 में 59 देशों के लगभग 282 मिलियन लोगों ने तीव्र खाद्य सुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। अगला पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च पदस्थ अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया है। अगला घटनाक्रम देखेंगे हम। अच्छा, जो ये आयोजित किया गया है, इसमें भारत की तरफ से भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हिस्सा लिया। अगला घटनाक्रम है हमारा, अप्रैल 2024 में नीदरलैंड के रॉटरडैम में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन किया गया है। तो नीदरलैंड के रॉटरडैम में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हाल ही में नवीनतम लाइट वेट एआई मॉडल फी3 मिनी को पेश किया गया है। हाल ही में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। तो संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की जो बैठक आयोजित की गई वो कहाँ की गई? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। आगे हम देखेंगे कि भारत की ओर से जो रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। अगला पॉइंट है कि हाल ही में इंग्लिश हाई स्कूल सरजाह गर्ल्स ब्रांच यूएई की शिक्षिका जीना जस्टिस को 2024 की कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड के रूप में पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय विजेता के रूप में नामित किया गया है। ठीक है। किसे? जीना जस्टिस को। ठीक है। ये कहाँ नियुक्त है? सरजाह गर्ल्स ब्रांच यूएई। जीना जस्टिस का संबंध केरल के तिरुवनंतपुरम से है। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में आयोजित मालदीव संसदीय चुनावों में मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व में पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। भारत और कुवैत के मध्य जो है वो सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए रेडियो कुवैत द्वारा पहली बार 21 अप्रैल 2024 को रात 8:30 से 9 के मध्य हिंदी भाषा में प्रसारण किया गया। तो पहली बार हिंदी भाषा में प्रसारण किया गया कुवैत द्वारा 8:30 से 9:30 के बीच में 21 अप्रैल 2024 को। आगे हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला घटनाक्रम, हाल ही में अमेरिका द्वारा यूक्रेन और सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी सहायता विधेयक पारित किया गया है। तो विदेशी सहायता विधेयक में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $95 बिलियन सैन्य सहायता पैकेज पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें यूक्रेन के लिए $61 बिलियन और इसराइल के लिए $26 बिलियन और इंडो पैसिफिक के लिए $8 बिलियन शामिल है। इसमें हम देखेंगे कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा विश्व निगरानी रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। तो वैश्व निगरानी रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूनेस्को जारी करता है। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 से 15 जून 2024 के लिए इटली के बोर्गो एंगनाजिया अपुल्या में आयोजित होने वाले ग्रुप ऑफ 7 मतलब G7 के आउटरीच सत्र में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा। विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने सऊदी अरब की दिग्गज तेल कंपनी जो है अरामको के साथ प्रमुख वैश्विक साझेदारी किया है। समझौते के तहत अरामको कंपनी 2027 तक फीफा टूर्नामेंट का आयोजन करेगी। आगे हम देखेंगे, अब हम अगला घटनाक्रम है हमारा बिहार राज्य विशेष की बात करेंगे। तो बिहार राज्य विशेष में हम देखेंगे सबसे पहला घटनाक्रम, बिहार राज्य विशेष में सबसे पहला घटनाक्रम हम देखेंगे हाल ही में जारी शहद उत्पादन के राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार बिहार शहद उत्पादन में चौथे स्थान पे है। तो बिहार शहद उत्पादन में किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। शहद उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और पंजाब। सबसे पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर पंजाब है, चौथे स्थान पे है बिहार। आगे हम देखेंगे कि विगत वर्ष कुल मिलाकर के 20,620 टन शहद उत्पादन बिहार में हुआ है। आगे हम देखेंगे कि शहद उत्पादन में बिहार के शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? तो मुजफ्फरपुर है, पूर्वी चंपारण और बेगूसराय। बिहार के 3 जिले शीर्ष में है, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और बेगूसराय। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट
कि 1921 बैच के आईएएस अधिकारी जो हैं प्रत्यय अमृत को बिहार का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। तो बिहार के नए गृह सचिव कौन है? प्रत्यय अमृत को। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में बिहार के 2 मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसमें हम देखेंगे कि कर्पूरी ठाकुर का जो यह पुरस्कार है उनके बेटे ने रिसीव किया, रामनाथ ठाकुर ने। भारत रत्न विजेता 2024 में अन्य कौन-कौन से हैं? तो भारत रत्न विजेता में इसमें हम देखेंगे कि इसमें लालकृष्ण आडवाणी, जननायक कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन है। 5 लोगों को दिया गया। आगे अगला पॉइंट हम देखेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो हैं वो भारत रत्न पाने वाले बिहार के 5वें व्यक्ति हैं। अगला हमारा घटनाक्रम है अप्रैल 2024 में भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय तैराकी महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में बिहार की कात्यायनी सिंह ने 3 पदक मतलब 2 रजत और स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो कात्यायनी सिंह ने हासिल किया है जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में 3 पदक। अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा हाल ही में बिहार में वाणिज्य कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्ष 2022-23 की तुलना में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में 18.13% की वृद्धि की गई है। तो बिहार में 18.13% की वृद्धि दर्ज की गई है किसमें? जीएसटी संग्रह में। राज्य द्वारा वर्ष 2023-24 में जीएसटी और अन्य करों में कुल 38,161 करोड़ रुपए राजस्व एकत्रित किया गया है। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि बिहार के ज्ञान भवन पटना में दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पे दक्षिण एशियाई पुरातत्व के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया है? ज्ञान भवन पटना में। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि संस्कृति युवा संस्था द्वारा पेरिस स्थित फ्रांस के सीनेट में महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल को 11वें भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 11वें भारत गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है आचार्य किशोर कुणाल को। और क्यों किया गया है? संस्कृति युवा संस्था द्वारा पेरिस स्थित फ्रांस के सीनेट महावीर मंदिर के न्यास सचिव हैं, तो इन्हें किया गया है। आगे हम देखेंगे कौन सा घटनाक्रम है अगला है हमारा हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना से इंक्यूबेशन से तैयार सूटकेस इन्वर्टर को पेटेंट मिला है। तो किसको पेटेंट मिला है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है उसे पटना को मिला है। क्यों मिला है? इंक्यूबेशन से तैयार सूटकेस इन्वर्टर के लिए। ये 615 किलोग्राम की वजनी लिथियम आयन बैटरी इंटीग्रेटेड है। यह इन्वर्टर अगले माह से बाजार में आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण निर्माण कार्य को पूरा करने में राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। पीएम आवास पूरे करने का राष्ट्रीय औसत जो है 87.31 है, वहीं बिहार में इसका औसत हो गया 98.30%। आगे देखेंगे अगला घटनाक्रम राज्य में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री शामिल होंगे। तो बिहार में मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कितने सदस्य शामिल होंगे? तो वो 30 मंत्री शामिल होंगे। ठीक है, अगला घटनाक्रम हम देख लेंगे। अगला घटनाक्रम है हमारा, यहाँ पे बिहार के मंत्री और विभाग की सूची दी गई है, तो इसको आप देख लीजिए ध्यान से। इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे हम देखेंगे कि विविध समसामयिक जो घटनाक्रम है, तो विविध समसामयिक घटनाक्रम को हम आगे कवर कर रहे हैं। इसमें प्रमुख दिवस और थीम की बात करें तो 17 अप्रैल को क्या है? विश्व हीमोफीलिया दिवस है। इसकी थीम क्या रही है? सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों की पहचान करना। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस है, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया 18 अप्रैल को। इसका थीम रहा है विविधता की खोज करें और अनुभव करें। 19 अप्रैल को क्या मनाया गया? विश्व लीवर दिवस मनाया गया, सतर्क रहें, नियमित लीवर जांच करवाएं और फैटी लीवर को रोकें। आगे हम देखेंगे कि 21 अप्रैल को क्या है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। ग्रह बनाम प्लास्टिक है पृथ्वी दिवस का थीम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 23 अप्रैल जो है विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाया गया है और इसका थीम क्या है? रीड योर वे। 23 अप्रैल को ही अंग्रेजी भाषा दिवस भी मनाया गया है। इसका थीम है बहुभाषी शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। 25 अप्रैल में हम देखेंगे कि विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है। इसका थीम है अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। 26 अप्रैल की बात करें तो 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है। इसका उद्देश्य है आईपी और एसडीजी नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया गया है। तो इसमें हम एक बार फिर से देख लेंगे। ये 17 अप्रैल को क्या मनाया गया है? विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। आगे हम देखेंगे कि 23 अप्रैल जो है
विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस भी है और 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस भी मनाया गया है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है। आगे है 26 अप्रैल की बात करें तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है और 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरुनिबल आपदा स्मरण दिवस भी मनाया गया। पुरस्कार की बात कर लें तो जीएमआर हैदराबाद जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने स्काई ट्राइम द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड से जीता है। कौन? हैदराबाद का जीएमआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है। आगे देखेंगे अगला घटनाक्रम। हाल ही में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो है उत्साह पटनायक को हाल ही में मैल्कम आदिसिसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध भारतीय कवयित्री ममता जी सागर को उनके साहित्यिक योगदान ऑफ राइटर्स द्वारा विश्व साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। किसको? ममता जी सागर को दिया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। तो गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार जो दिया गया है आलोक शुक्ला को, वो कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ के। गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार जो है ग्रीन नोबल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आलोक शुक्ला को दिया गया है। आलोक शुक्ला जो है हसदेव अरण्य बचाओ अभियान के लिए पुरस्कार दिया गया है। हसदेव अरण्य बचाओ अभियान के लिए उन्हें दिया गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी मेधा पाटेकर गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी। ठीक है। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा ने हाल ही में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। किसे? रतन टाटा को। हाल ही में भारतीय अभिनेता जो है अमिताभ बच्चन को मुंबई का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था इससे पहले। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि इंडिया टुडे ग्रुप की भारत की पहली महिला जो है AI एंकर सना इंडिया टुडे ग्रुप की को इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन द्वारा ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है SAL द्वारा 2024 को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन मैनेजिंग इंडिया अवार्ड में इस वर्ष उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU के लिए मिला है। किसको? HAL को। ठीक है। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि हाल ही में टेक्नोलॉजी संस्थापक CEO पाउलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा भारत के अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। खेल की बात कर ले तो रोहित शर्मा 2050 में IPL मैच में खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। महेंद्र धोनी IPL में 250 मैच खेलने वाले प्रथम खिलाड़ी थे। किर्गिज के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का समापन हो गया है। इस चैंपियनशिप में भारत के कुल 9 पदक जीते हैं। 9 पदकों में 4 सिल्वर और 5 ब्रांज मेडल हैं। हाल ही में प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी जो हैं रोहित शर्मा T20 में उन्होंने T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। वैश्विक स्तर पर ऐसा करने वाले 5वें बल्लेबाज ये हैं। हाल ही में यूनानी टेनिस खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास ने नॉर्वे में कैस्पर रूड को पराजित करने कर तीसरी बार मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 जीत लिया है। हाल ही में 3 बार विश्व चैंपियन रश्मि कुमारी ने 51वां राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप जीत अपने नाम कर लिया है। 12वां राष्ट्रीय महिला एकल खिताब हासिल किया। लिथुआनिया के मायकोलास अलेमना ने अमेरिका के रमोना में ओक्लाहोमा थ्रो सिटीज में 74.35 मीटर के थ्रो के साथ पुरुष में डिस्कस थ्रो विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसने? मायकोलास अलेमना में। भारतीय खिलाड़ी जो है युजवेंद्र चहल IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हाल ही में भारतीय पैरा निशानेबाज मोना अग्रवाल द्वारा कोरिया के चोंगमोन में आयोजित विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? ये जीता है कोरिया के मोना अग्रवाल ने। कोरिया में आयोजित हुआ था ये। ठीक है। आगे हम देखेंगे अगला। हाल ही में मैड्रिड स्पेन में लॉयरिस स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। दुनिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 5वीं बार लॉयरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। उसके बाद स्पेन की महान महिला फुटबॉलर एताना बेनामाती को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नृत्य की बात कर लें तो हाल ही में अभिनेत्री संजना सांगी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। श्री नलिनी नेगी को हाल ही में भारत पे का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। नलिनी प्रभात जो है उन्हें वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी को देश का आतंकवाद रोधी और अपहरण रोधी बल सुरक्षा गार्ड महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन है? नलिनी प्रभात। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड स्थापना 1984 में हुआ था। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। आगे हम देखेंगे हाल ही में अहमद अब्दुल्ला अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को ICC पुरुष T20 2024 के लिए 36 दिनों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया था। अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर नाइमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व
पूर्व स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह पंचम यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ का एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो WFIA का जो एथलीट आयोग के अध्यक्ष है उसे किसे नियुक्त किया गया है? नरसिंह पंचम यादव को। आगे हम देखेंगे अगला घटनाक्रम हमारा। अगला घटनाक्रम है हमारा प्रोबोवो सुबियांतो को हाल ही में इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। हाल ही में जैक मा महान धावक हुसैन बोल्ट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 9वें ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि 9वें ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी 1 से 29 जून 2024 के मध्य वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। इसने पहले क्रिस गेल और युवराज सिंह को भी राजदूत बनाए गए थे। आगे हम देखेंगे अगला क्या है। निधन की बात हम करें तो हाल ही में देश के सबसे उम्रदराज फाइटर पायलट जो हैं सरदार दलीप सिंह मजीठिया जो हैं उनका 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अब सरदार दलीप सिंह मजीठिया के बारे में हम बात करेंगे तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान म्यांमार, तत्कालीन बर्मा और भारतीय वायु की सेना की कमान संभाली थे। अगला पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में इंग्लैंड के जो महान स्पिनर हैं ICC हॉल ऑफ फेम रहे डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया। हाल ही में भारतीय मनोविज्ञान के जनक सुधीर कक्कड़ का 85 वर्ष में निधन हो गया। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमने ये करंट अफेयर पूरा समाप्त कर दिया है। अप्रैल का 16 से 30 अप्रैल के बीच का ये करंट अफेयर है, पूरा समाप्त कर दिया हमने। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।